चलिए, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार केवल टीचिंग पर। मैं वासुदेव द्विवेदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सभी साथी जल्दी से लाइव आ जाएंगे और लाइव आकर कमेंट बॉक्स में बता देंगे कौन कौन लाइव आ चुका है। फिर साथियों हम सब अपनी बातों को आगे स्टार्ट करेंगे। आज थोड़ा सा जो है लेट हो गया। हाँ बच्चे, बिहार बजट 2026 का क्लास लूंगा, साथ में बिहार इकोनॉमिक सर्वे भी कराऊंगा। आप सभी से जो सारे वादे किए हैं वो मैं कराऊंगा, उसको लेकर के आप परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए, दीपिका मिश्रा जी आपका भी स्वागत है। तो सभी साथियों का ढेर सारा स्वागत है। एक बार आप सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं और सेशन को बच्चे शेयर भी कर दीजिएगा। फिर हम लोग जो है अपनी बातों को स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं बच्चे, आज अपनी जो है रिवीजन क्लास के अंतर्गत जो है 5वीं क्लास होने वाली है और हम लोग जो है कुछ बातों को करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उर्मिला यादव जी, चलिए आपका भी स्वागत है। क्या है, लैपटॉप में कमेंट बहुत छोटे दिखाई देते हैं। चलिए, तो बच्चे बात करते हैं सामाजिक समानता के सिद्धांत को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। सामाजिक समानता के सिद्धांत को अगर आपको क्या करना है, सुनिश्चित करना है, तो पूछता है आपसे कि कौन सा मानव मूल्य है जो सर्वाधिक उपयुक्त होगा। अब यहां पर आप समझिए कि जब सामाजिक समानता की बात की जाए, सामाजिक समानता का मतलब क्या है, समाज में बच्चे ना तो लिंग के रूप में विभेद हो और ना ही बच्चे किसी समाज में, ठीक है, कैसे मूल्य हो कि वहां पर रंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, लिंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, या सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर भेदभाव हो रहा है। तो ये सभी ना हो, अर्थात इन भेदभावों से रहित जो समाज है उसके विषय में यह बात करता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं, कहता है कि परस्पर आदर, उपभोक्तावाद, दक्षता या प्रतिस्पर्धा। अगर उसे सामाजिक समानता के सिद्धांत को सुनिश्चित करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, परस्पर एक दूसरे का आदर करना पड़ेगा, ठीक है। तो परस्पर एक दूसरे का आदर, चाहे उसकी जो है सामाजिक परिस्थिति चाहे जैसी हो, चाहे उसका रंग जैसा हो, चाहे बच्चे वो किसी और नस्ल से आता हो, तो इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं बच्चे, समाज में जो है समानता स्थापित कर सकते हैं। किसी व्यक्ति का मान लेते हैं कोई कार्य है, उस कार्य को भी आप क्या देखिए, कार्य को समान रूप से देखिए, कार्य के रूप में देखिए, तो यह भी किसे स्थापित करता है, तो सामाजिक समानता को स्थापित करने का कार्य करता है। तो परस्पर आदर हो जाएगा। चलिए, कहता है एक शिक्षक चाहता है कि उनके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोत का पता लगाएं। मान लीजिए मैं हूं और मैं चाहता हूं कि आप सभी क्या करिए, आप सभी जो है नगर निगम को अगर कोई धनराशि प्राप्त हुई है, नगर निगम का मतलब क्या होता है, नगर निगम बच्चे शहरी प्रशासन के अंतर्गत जो है सर्वोच्च संस्था होती है, और कहता है बच्चे कि उसके धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी जिसके माध्यम से आप धनराशि का पता लगा सकते हैं। तो भाई आपको क्या करना है, धनराशि का पता लगाना है। कहता है किसी विशेषज्ञ का भाषण आयोजित करना, नहीं, विशेषज्ञ के भाषण से बच्चे हो सकता है उसके पूर्वानुमान भी उसमें शामिल हो, और वो हो सकता है किन्हीं तथ्यों को छोड़ दे, तो इससे हमें संपूर्ण जानकारी और विश्वसनीय जानकारी नहीं लग सकती है। फिर कहता है बच्चे सरकारी वेबसाइट को ढूंढना, ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है कि सरकारी वेबसाइटों के माध्यम से हम पता लगाएंगे कि भाई इनको जो फंडिंग हुई है कहां कहां से और कितनी फंडिंग हुई है, इसके माध्यम से पता लगा सकते हैं। काउंसलरों के साथ भेंट वार्ताएं करके, भेंट वार्ता करने से कोई बताता है हमारे पास कितने पैसे हैं, नहीं। आपस में विमर्श करना, तो आपस में विमर्श करके भी नहीं लगाया जा सकता है, बल्कि सरकारी वेबसाइटों को ढूंढ करके और उन पे दिए आंकड़ों के आधार पर, जैसे हम लोग बजट देखते हैं, उन पर आवंटन देखते हैं, तो ये सब क्या है, सरकारी वेबसाइट है, और उसके माध्यम से हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। चलिए, कहता है निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई रेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। पाई रेखा के द्वारा बच्चे आप सबसे अच्छे तरीके से क्या कर सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो। अच्छा, पाई रेखा से किसका प्रदर्शन किया जाता है, या पाई आरेख के माध्यम से, या पाई कह दीजिए आरेख, या हम कह देते हैं कि चक्रीय चित्र है, ठीक है, कोई चक्रीय चित्र है, तो चक्रीय चित्र के माध्यम से आप किस विषय में जानकारी एकत्रित कर पाते हैं। तो चक्रीय बच्चे अगर चित्र है, ठीक है, और उसमें क्या किया जाए, चक्रीय चित्र में वृत्त को जो है हम क्या करते हैं,
प्रत्येक भाग का जो है डिग्री का गणना करते हैं। सेक्टरों में उसे क्या किया जाता है बच्चे, आपका विभाजित किया जाता है। इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा जो है बच्चे हम लोग जो है जलाशयों के वितरण को जो है देख सकते हैं। तापमान का वितरण नहीं, वायु दाब का वितरण नहीं, जलाशयों के वितरण को देखा जा सकता है। ठीक है, कैसे देखा जा सकता है बच्चे, आपका जलाशयों के वितरण को हम लोग इसके माध्यम से देख सकते हैं। चलिए, अब इसीलिए कह रहा था कि थोड़ी बहुत चीजें आपको इसमें देखनी पड़ेगी। चलो आगे बढ़ो। कहता है कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी। अगर आपको क्या पढ़ाना है, पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाना है। कोई मुझसे पूछे कि अगर मुझे कक्षा 6 के बच्चे को जो है पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाना है तो उसके लिए सबसे उपयुक्त सहायक सामग्री क्या होगी। ठीक है, विच लर्निंग एड विल बी मस्ट सुटेबल फॉर टीचिंग अर्थ रेवोल्यूशन एट द क्लास 6 लेवल। ठीक है, तो बताइए क्या हो सकता है, चार्ट हो सकता है, ग्लोब हो सकता है, एटलस हो सकता है या मानचित्र हो सकता है। तो देखिए, अगर इसके विकल्पों में जाएं तो आंसर तो आसान है कि हम ग्लोब की सहायता से जो है पृथ्वी के बच्चे किसे समझा सकते हैं, परिक्रमण को समझा सकते हैं। लेकिन मैं इसके लिए एक और तरीका दूं, अगर इसे थोड़ा सा और व्यवहारिक चल करके सीबीएसई प्रश्न बनाना चाहे तो क्या बना सकती है, हम क्या कर सकते हैं बच्चे, इसमें और आसानी के साथ लर्निंग बाय डूइंग को अप्लाई कर सकते हैं। लर्निंग बाय डूइंग को अप्लाई करने का मतलब क्या होता है, तो देखिए हम क्या कर दें, बीच में मान लेते हैं एक बच्चे को हमने क्या कर दिया, एक बच्चा है, एक बच्चे को हमने क्या कर दिया बच्चे, आपका यहां पर खड़ा कर दिया और उसे क्या बना दिया, उसे बना दिया बच्चे आपका सूर्य की पोशाक पहना दी। इसे क्या बना दिया हमने, सूर्य की पोशाक पहना दी, सूर्य बना दिया कि भाई ये सूर्य है। अब हमने क्या किया, हमने बच्चे यहां पर जो है इस तरीके से एक दीर्घ वृत्ताकार पथ में जो है सभी छात्रों को खड़ा कर दिया। अगर हम सभी छात्रों को इस दीर्घ वृत्ताकार पथ में खड़ा कर दें, ठीक है, दीर्घ वृत्ताकार पथ में हमने क्या किया, सभी छात्रों को खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद हम क्या करें बच्चे, आपका तो एक बॉल ले और उस बॉल को क्या करें, एक स्थिर पोजीशन में जो अपने क्या करती रहे, अपने एक्सिस पर भी घूमती रहे, अपने अक्ष पर घूर्णन भी करती रहे और उसे क्या करें, बच्चों के माध्यम से यहां पहुंचाने का प्रयास करें। तो इसके माध्यम से हम क्या समझा सकते हैं, बच्चों को परिक्रमण समझा सकते हैं। हम बच्चों को परिक्रमण समझाने के लिए मंदिर का उदाहरण ले सकते हैं। तो कई सारे एग्जाम्पल हैं जो बच्चों को क्या किया जा सकते हैं, इस घूर्णन को समझाने के लिए आसान हो सकते हैं। ठीक है, कौन है, ऋतिक रोशन जी, हेलो। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। कहता है दो विषयों ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विकल्प को चुनिए। मान लीजिए आपको जो है लिंग समानता को लेकर के जो है परिचर्चा करनी है, ऐसे ही सोच लो। अच्छा, लिंग समानता को लेकर के आप परिचर्चा करना चाहते हैं। अब कहता है बच्चे लिंग समानता की को लेकर के हमें परिचर्चा करनी है और परिचर्चा करने के लिए कहता है सही विकल्प को चुनना है। श्रम की महत्वता, अगर हम बताएंगे कि स्त्री के श्रम का भी उतना ही महत्व है जितना पुरुष के श्रम का महत्व है। आप ये सोच करके देखिए कि अगर कोई घरेलू महिला भी है उसके श्रम का भी उतना ही मूल्य है जितना महत्व, बच्चे मूल्य का मतलब है हम वैल्यू से, प्राइस से मत लीजिएगा, मूल्य का मतलब क्या यहाँ वैल्यू है। तो उतना ही वैल्यू है जितना कोई पुरुष क्या कर रहा है, घर के बाहर जो है कार्य कर रहा है जाकर के। क्यों महत्व है, इसके पीछे कारण है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह होता है कि अगर महिला घर पर काम ना करे, समय पर खाना ना बनाए, कपड़े ना धोए, तो क्या पुरुष कार्य पर जा सकता है, उसके बच्चे का पालन पोषण ना करे, नहीं जा सकता है। तो सबसे पहली बात है बच्चे, आपको जो है श्रम की महत्वता को समझाना होगा कि हर व्यक्ति के श्रम का अपना अपना महत्व है। तो श्रम की महत्वता को समझाना होगा। गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व, ये तो मैंने आप लोगों को अभी बता ही दिया कि गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्वों को शामिल कर लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा बच्चे, आपका हम जो है लिंग समानता की चर्चा को जो है आसानी पूर्वक समझा सकते हैं। तो एक और दो दोनों क्या है बच्चे, आपके प्रासंगिक हैं और इनके माध्यम से हम लिंग समानता को समझाने का प्रयास कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न कहता है विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए
प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि है जो सबसे ज्यादा उपयुक्त हो सकती है? आप सोचो इतिहासकार कैसे काम करते हैं, ठीक है? तो भाई इतिहासकार जब उनको स्रोत मिलते हैं, साहित्यिक स्रोत हैं, चाहे बच्चे स्रोत कैसे हो, चाहे साहित्यिक हो, चाहे क्वाइंस के माध्यम से हो, चाहे बच्चे उनकी कोई सामग्री प्राप्त हुई हो, तो उनके आधार पर क्या करते हो? जैसे मान करके चलते हड़प्पा में हमने खुदाई की, खुदाई के माध्यम से हमको कुछ मिट्टी के बर्तन मिल गए, मान लेते हैं काला कलर था उस पर, हमें कुछ मोहरें प्राप्त हो गई। तो इससे क्या करता है इतिहासकार? अतीत में घटी घटनाओं का वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में क्या करेगा? तुलनात्मक अध्ययन करता है। तो अगर हम बच्चों को क्या करें, वो ऐतिहासिक स्रोत दे दें, तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे ठीक इतिहासकार की तरह जो है तुलनात्मक अध्ययन करना चालू कर देंगे। तो स्रोत विधि बच्चे आपकी सबसे अधिक होती है। प्रोजेक्ट मेथड नहीं हो सकता, ठीक है, इंक्वायरी मेथड नहीं होगा, कहानी सुनाने वाली विधि से भी नहीं होगा। अगर इतिहासकार की तरह सोचने के लिए उसे प्रेरित करना है तो उसे स्रोत देने पड़ेंगे, चाहे आप साहित्यिक स्रोत दे दीजिए और चाहे बच्चे आप उत्खनन के माध्यम से जो स्रोत प्राप्त हुए हैं उसे दे दीजिए। चलिए, कारखाना विषय पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। मान लो आपको क्या पढ़ाना है? कारखाना पढ़ाना है। अब कारखाने में बच्चे क्या होता है भाई? कारखाने में किसी सामग्री का उत्पादन किया जाता है। अब मान लीजिए मुझे किसी बच्चे को लाल किला पढ़ाना है, लाल किले की वास्तुकला पढ़ानी है, तो लाल किले की वास्तुकला पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या हो सकती है? मान लीजिए हमें क्या करना है? ताजमहल पढ़ाना है, ताजमहल पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या हो सकती है? भाई बच्चे को ले जाइए कहां? ताजमहल दिखा के लाइए। इसीलिए स्कूल के ट्रिप जाते हैं, भले उसे वो क्या नाम दे देते हैं? पिकनिक का नाम दे देते हैं, क्योंकि स्कूल वालों को नहीं पता है ये बात, लेकिन वो सही मायने में क्या है बच्चे आपका? हम जो है उसे क्या कर रहे हैं? उस स्थान पर ले जाकर के फील कराने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे उपयुक्त विधि क्या होती है? उसी स्थान पर जाकर के किसी बच्चे को जो है उस चीज से परिचित कराना, वहां की कार्य प्रणाली को दिखाना, वहां की वस्तुओं को दिखाना, क्योंकि वो क्या करेगा? उन वस्तुओं को जब देखेगा तो उसके अंदर एक इमेज बनेगी, एक छवि बनेगी, ठीक है? तो कहता है एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाने से नहीं होगा, एक कहानी सुनाना, कहानी सुनाने से भी नहीं होगा। अब मैं कहानी सुना दूं कि पहले क्या किया जाता है? सुई में धागे डाले जाते हैं, फिर कपड़े को सिला जाता है। एक बूढ़ी माँ थी, वो कपड़े सुना करती थी, स्वेटर जो है बुना करती थी ठंड के मौसम में। कोई बात नहीं हुई, ले जाइए पहले दिखाइए कैसे कर रहे हैं, ठीक है? किसी विशेष को निमंत्रित करना है, इससे भी काम नहीं होगा। किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना और यहां से हम उसे क्या समझा सकते हैं? कारखाने में किस तरीके से कार्य होते हैं और कारखाने की कार्य करने की पद्धति क्या होती है। चलिए, राधे राधे। चलो बच्चे, कहता है ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का आपको चयन करना है। कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स अबाउट द ऋग्वेदा एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। कहता है यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। इट वॉज रिटन 3500 ईयर्स एगो, ठीक है? फिर कहता है बच्चे इसकी रचना प्रकृति में की गई थी। इट वॉज कंपोज्ड इन नेचर। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। कहता है बच्चे 3 सही है, 1-2 गलत है, 1 गलत है, 2 और 3 सही है, 1 सही है, 2 और 3 गलत है, 2 सही है, 1 और 3 गलत है। अब देखो, हमारे अगर जाते हैं भारतीय धर्म ग्रंथों में जाएं, अगर बात करें तो बच्चे हमारे यहाँ 4 वेद है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। सबसे प्राचीन हमारा वेद कौन सा है? हम कहते हैं ऋग्वेद है। इसकी जो रचना है बच्चे माना जाता है कि लगभग आज से जो है 3500 साल पहले की गई होगी। यह बात ठीक है, ठीक है? ऋग्वेद के अंतर्गत अगर देखा जाए बच्चे तो इसमें जो है 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। यह बात भी ठीक है, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? आपका इन प्रार्थनाओं को बच्चे हम लोग सूक्त कहते हैं। 1000 से ज्यादा क्या है बच्चे? आपका सूक्त है। इन्हें क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। इसे ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है? तो इन्हें क्या कहा जाता है बच्चे? हम लोग सूक्त कहते हैं। इनमें क्या किया गया है बच्चे? प्रमुख रूप से अगर देखा जाए
तो ऋग्वेद के अंदर किसकी बात की गई है? एक तो अग्नि की बात की गई है, अग्नि देवता को समर्पित क्या है यहां पर सूक्त है। इंद्र क्या है बच्चे आपका युद्ध का देवता है। सोम बच्चे आपका क्या है पौधा है, जिससे क्या बनाया जाता है खास पेय बनाया जाता है उसको है। ऋग्वेद की भाषा बच्चे आपकी कैसी है? तो हम कह सकते हैं संस्कृत है, प्राकृत संस्कृत कह दीजिए या वैदिक संस्कृत आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, किसमें की गई है बच्चे? प्राकृत भाषा में नहीं की गई है या प्रकृति में नहीं की गई है, बल्कि बच्चे ये कैसी है हम कह सकते हैं संस्कृत भाषा में इसकी देखने को मिल जाती है। तो कहता है 3 सही 1 2 गलत नहीं बच्चे, 1 और 3 सही होना चाहिए। 1 गलत है, 2 और 3 सही है। नहीं बच्चे ये भी नहीं होगा। ठीक है, 1 सही है 2 और 3 गलत है, ये भी नहीं होगा। 2 सही है 1 और 3 गलत है, ये भी नहीं होगा। अरे कहीं ऑप्शन में गड़बड़ी हो गई। मतलब क्या है बच्चे आपका? तो यहां पर समझिए 1 और 3 सही है, 2 क्या है बच्चे आपका 2 गलत है, 2 गलत है। 1 और 3 क्या है बच्चे आपका? तो ध्यान रखिएगा सही है। ठीक है, 1 और 3 आपके सही हैं, 2 क्या है बच्चे आपका गलत है। चलिए जय हिंद, आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैल से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? भारत के दक्कन का पठार बच्चे आपका, आप लोगों ने ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ा होगा मैग्मे को लेकर के और मैग्मे के गाढ़ेपन को लेकर के। आप सभी जानते हो कि मैग्मे में सिलिके की मात्रा बच्चे क्या करती है? मैग्मे के गाढ़ेपन को जो है निर्धारित करती है। ठीक है, मैग्मा में जो सिलिका की मात्रा होती है वही क्या करती है? मैग्मे के गाढ़ेपन को बच्चे आपका निर्धारित करती है। अगर मैग्मे में सिलिका की मात्रा अधिक होगी तो मैग्मा क्या होगा बच्चे? गाढ़ा होगा। ठीक है, गाढ़े होने के साथ साथ क्या होगा बच्चे आपका? एसिडिक होगा। और वो मैग्मा बाहर निकलेगा तो क्या करेगा? तोड़ता हुआ बाहर निकलेगा। जबकि बच्चे अगर मैग्मे में सिलिके की मात्रा क्या है? कम है, तो मैग्मा कैसा होगा बच्चे आपका? बेसिक होगा और तरल होगा। और यह तरल मैग्मा क्या करता है बच्चे? धीरे धीरे जो है दरारों के माध्यम से सरफेस पर आता है और सरफेस पे आकर के जमा हो जाता है। और जब जमा होता है बच्चे तो इसके क्रिस्टल क्या होते हैं? इसके क्रिस्टल जब ये ठंडा होता है तो इसके क्रिस्टल क्या हो जाएंगे? हम कहेंगे छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? बसाल्ट चट्टान को हम कहते हैं बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो महीन दाने वाली होती है। और दक्कन का पठार हमारा किससे बना हुआ है बच्चे आपका? बेसाल्ट चट्टान से निर्मित है। और बसाल्ट चट्टान के अपक्षयण और अपर्दन के माध्यम से यहां पर किस मृदा का विकास हुआ? काली मिट्टी का विकास हुआ। तो बसाल्ट चट्टान के बच्चे आपका क्या है? अपर्दन और अपक्षयण के माध्यम से किसका बच्चे आपका निर्माण हुआ है? तो हम कहेंगे बहिर्भेदी आग्नेय शैल जो है यही क्या कहलाता है बच्चे आपका? बेसाल्ट चट्टान है। बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल क्या है? बेसाल्ट किसका एग्जाम्पल है? तो बहिर्भेदी आग्नेय चट्टान का। यहां मैग्मा क्या है बच्चे आपका? तरल मैग्मा है, तरल मैग्मा है। ठीक है, कैसा मैग्मा है? तरल मैग्मा है। अब यहां पर बच्चे इसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, जैसे अगर कभी पूछ लिया जाए दक्कन के पठार को जो है दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है, डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। अब आपको पता होना चाहिए ट्रैप एक्चुअल में होता क्या है। जब गर्म गलित पदार्थ क्या होगा? बाहर निकलेगा। ठीक है, उसे क्या कह दिया जाता है? उसे बच्चे हम लोग कहते हैं लावा कह देते हैं। मतलब जब कूलिंग प्रोसेस से गुजरे गैसें इससे क्या हो जाए? निष्कासित हो जाए। क्योंकि जब तक गर्म है पृथ्वी के अंदर है तब तक इसे क्या कहा जाता है? मैग्मा। तरल मैग्मा क्या होता है बच्चे? धीरे धीरे सरफेस पर आता है और इस तरीके से फैलता चला जाता है। यहां पर मान लेते हैं कोई पहले से क्या था बच्चे आपका? वेजिटेशन था। यहां पर पहले से कोई क्या था? वेजिटेशन था। यहां पर पहले से क्या था? कोई वेजिटेशन था। यहां पर पहले से कोई वेजिटेशन था। यह गर्म गलित पदार्थ निकला और इस वेजिटेशन के ऊपर क्या हुआ बच्चे आपका? जमा हो गया। इसके बाद क्या हुआ? मैग्मा निकलने का प्रोसेस जो है बंद हो गया। फिर क्या हुआ बच्चे? कुछ समय बाद यहां पर जो है वनस्पतियों का उदय हो गया। फिर मैग्मा निकला और इनके ऊपर क्या हुआ बच्चे आपका? इस तरीके से जमा हो गया। तो इसे क्या कहा जाता है बच्चे आपका? ट्रैप कहा जाता है। तो कभी पूछा जाए कि दक्कन ट्रैप क्या है? ट्रैप का मतलब होता है बच्चे जिसमें कुछ फंसा हो, जिसके बीच में कुछ फंसा हो। आप लोगों ने हनी ट्रैप सुना होगा, इसी तरीके से ये क्या बच्चे आपका? दक्कन ट्रैप है। और इसीलिए बच्चे दक्कन के पठार में क्या पाई जाती है? तो हम कहते हैं दक्कन के पठार में जो है ब्लैक सॉइल पाई जाती है।
ब्लैक सॉइल पाई जाती है। और इस काली मिट्टी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इस काली मिट्टी को बच्चे हम सभी कहते हैं कि जो काली मृदा है तो ये ब्लैक सॉइल है। इसे रेगुलर मिट्टी भी कहते हैं, इसे कपासी मृदा भी कहते हैं, या कॉटन सॉइल के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न आते हैं, कहता है निम्नलिखित स्थल स्वरूपों में से किस में खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? सर्वाधिक खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है। तो ऐसा प्रश्न हमने कल भी देखा था कि पठार प्लेटू में बच्चे क्या पाया जाता है? सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी छोटा नागपुर के पठार की, तो छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे, नेक्स्ट आइए। कहता है लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित में से दो कथनों पर विचार कीजिए। अगर लोकतंत्र में मान लेते हैं चुनाव होना है, भारत कैसा है? लोकतांत्रिक देश है। अच्छा देखिए, दुनिया की सबसे प्राचीनतम डेमोक्रेसी देखनी हो तो हम कहां पर देख सकते हैं? लिच्छवी गणराज्य के अंतर्गत देख सकते हैं। ठीक है, लिच्छवी गणराज्य किसका भाग था? वज्जी संघ का भाग था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, कहां पर? वैशाली। लिच्छवी गणराज्य की राजधानी क्या थी बच्चे? वैशाली हुआ करती थी। ठीक है, अब यह कह रहा है हमसे कि हमें बस लोकतंत्र के विषय में बच्चे क्या करना है? चीजों को देख लेना है। अब देखो, कहता है प्रतिनिधित्व तो लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। जैसे हम लोग विधायक चुनते हैं, सांसद चुनते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड में क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। वहां के नागरिक कानून निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। अच्छा, भारत में ऐसा संभव क्यों नहीं है? क्योंकि बच्चे 140 करोड़ की आबादी को कहां पर बिठा लेंगे? इतना बड़ा हॉल कहां बनाएंगे? तो इसलिए भारत जैसे देशों में प्रतिनिधि लोकतंत्र जो है ज्यादा सफल है। अब कहता है बच्चे सरकारें नियमित चुनावों के द्वारा बदली जा सकती है। मुझे लगता है कि कल भी था तो 2 साल में पूछ लिया गया होगा। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये 18 और 19 और 20 के प्रश्नों को इस क्लास में शामिल किया गया है। तो 1 और 2 दोनों सही है बच्चे आपका। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चहारबाग का एक स्थल नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन मुगल चहारबाग का एक स्थल नहीं है? आपसे पूछा गया है। अब देखिए, तो हम लोग कहते हैं मतलब ये होना चाहिए था वैसे चारबाग शैली का स्थल नहीं है। ठीक है, चहारबाग नहीं समझ में आता है तो ध्यान रखिएगा चारबाग शैली, चारबाग शैली मुगल स्थापत्य कला की। बच्चे आप चहारबाग ना समझ पाओ तो चारबाग शैली समझ लो। ठीक है, कौन सी शैली समझोगे? चारबाग शैली समझ लीजिए। अच्छा बताइए, लाल महल जो आपका क्या है? बारी में अवस्थित है। ठीक है, तो लाल महल जो बच्चे आपका बारी में अवस्थित है ये क्या है? तो ये भी आपका चारबाग शैली में निर्मित है। चलिए, कहता है बच्चे आपका कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बच्चे किसमें नहीं है? तो ये चारबाग शैली में नहीं निर्मित की गई है। हुमायूं का मकबरा किस शैली में निर्मित है? चारबाग शैली में है। शालीमार बाग बच्चे किसमें निर्मित है? आपका चारबाग शैली में आपका निर्मित है। ठीक है, कहां पर है बच्चे आपका शालीमार बाग? कभी कश्मीर घूमने जाइएगा तो शालीमार बाग में बच्चे आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो सीढ़ीदार चारबाग देखने को मिलेगा। हुमायूं के मकबरे को आप किसमें देख सकते हो बच्चे? तो इसे जो है चारबाग शैली में निर्मित देख सकते हो। क्लियर है? चलिए, अच्छा, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद कहां पर है? अगर ऐसा प्रश्न बने तो बच्चे ये कुतुब मीनार के समीप स्थित है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था बच्चे? इसका निर्माण किया था। इसे भी ध्यान रख लेना है। चलो आगे बढ़ो। कहता है भारत में पंचायती राज प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। बिल्कुल सत्य है। ठीक है, तो संवैधानिक दिशा निर्देश के अंतर्गत बच्चे देश के प्रत्येक राज्य में जो है पंचायतों के संबंधित जो है अपने अपने कानून हैं। और पंचायतों के अलग अलग स्तर भी देखने को मिलते हैं। जैसे पश्चिम बंगाल जाओगे, पश्चिम बंगाल में बच्चे 4 स्तरीय पंचायतों की व्यवस्था है।
ठीक है, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहां त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश में जो पंचायतों का चुनाव होता है वो दलगत प्रणाली से होता है। मध्य प्रदेश में दलीय व्यवस्था नहीं है चुनाव में। ठीक है, पंचायती राज चुनाव के अंतर्गत, तो इसे भी ध्यान रख लेना है। क्लियर रहेगा? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है? निम्नलिखित में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है? तो हम कहेंगे कबीरदास। ठीक है, कबीर के जो बच्चे विचार हैं, कबीर के विचारों में बच्चे किसके अंतर्गत रखा गया है? तो हम कह सकते हैं कबीर के विचारों को जो है हम लोग जो है बीजक के अंतर्गत देखते हैं, और साथ में बच्चे आप लोग पंचवाणी के अंतर्गत देखते हैं। इसके कुछ भजन आपको दिखाई दे जाएंगे गुरु ग्रंथ साहिब में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कबीर के कुछ भजन आपको कहां पर देखने को मिलेंगे? गुरु ग्रंथ साहिब में भी देखने को मिलेंगे। तो ऐसा भी प्रश्न बन सकता है। चलिए, कहता है गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? गढ़कटंगा। अब गढ़कटंगा समझना होगा। गढ़कटंगा बच्चे एक्चुअल में आता कहां पर है? ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, गढ़कटंगा कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश में भी जब आप जाकर के देखोगे तो ये महाकौशल और गोंडवाना का क्षेत्र आपको दिखाई देगा, जबलपुर के आसपास का क्षेत्र दिखाई दे जाएगा। ठीक है, गढ़कटंगा की जो सबसे बड़ी खासियत थी बच्चे, ऐसा कहा जाता है कि इनके पास जो है एक समृद्ध गौड़ राज्य था, और यहां से हाथियों को पकड़ करके क्या किया जाता था? दूसरे राज्यों में बच्चे निर्यात किया जाता था या बेचा जाता था। और मुगलों ने भी बच्चे क्या किया था? यहां से हाथियों को मांगा था, और बाद में मुगल ने क्या किया? रीवा रियासत या हम कह सकते हैं वहां पर बघेलों का शासन था। बघेलों की मदद से क्या किया था बच्चे? तो गोंड रियासत को हरा दिया था। ठीक है, और वहां से बहुत सारे हाथी लिए थे, पैसे लिए थे, सिक्के लिए थे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रख करके चलना है। चलिए, तो यह राज्य केवल नगरों से बना था? नहीं, यह गोंड रियासत थी। यह कमजोर बुंदेलों और मराठों के खिलाफ अधिक शक्तिशाली बना? नहीं, कमजोर हो गया। यह एक समृद्ध राज्य था, इसने जंगली हाथियों को पकड़कर उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। यह बात ठीक है। 1565 में मुगल सेनाओं ने गढ़कटंगा पर हमला किया और उन्होंने रानी दुर्गावती द्वारा हार का मुंह देखा। नहीं, रानी दुर्गावती इसमें पराजित हुई थी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष और सिंह के रूप में दिखाया गया है, यह किस काल की कृति है? ठीक है, यह किस काल की कृति है? ठीक है, एलोरा की गुफाएं ये किस काल की कृति है बच्चे? इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। और यह किस काल की कृति है बच्चे? आपका राष्ट्रकूल काल की जो है कृति के रूप में जानी जाती है। चलिए, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? वस्तु विनिमय पद्धति की एक हाथ से आप क्या करिए, एक हाथ से मान लेते हैं बच्चे आपने मुझे अपना मोबाइल दिया, एक हाथ से मैंने आपको क्या दे दिया? आपके काम की ये लेखनी थी, ये लेखनी मैंने आपको दे दी, आपने मुझे मोबाइल दे दिया। ये क्या है बच्चे? आपका वस्तु विनिमय प्रणाली है। तो अगर हम क्या करते हैं, धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं का आदान प्रदान करें, अर्थात कोई सांकेतिक मुद्रा ना हो बल्कि वस्तु के बदले वस्तु को दिया जाए, उसी को क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय कहा जाता है। तो धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है, बिल्कुल सत्य बात है। यह वह व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली में धन नहीं, यह वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती है नहीं, यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है नहीं। चलिए, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किस में छत्रक शैल पाए जाते हैं? अब ठीक है, ठीक है, छत्रक शैल बच्चे किस में पाए जाते हैं? छत्रक शैल किसके द्वारा निर्मित होती है बच्चे? आपका हवाओं के द्वारा निर्मित किया जाता है, हवा द्वारा निर्मित होते हैं। अब आपको खुद सोच लेना है, निर्मित होती है, बस इतने से आपको पता हो जाना चाहिए। समुद्री गुफा, समुद्री गुफा तो बच्चे पानी के थपेड़ों के माध्यम से या पानी के द्वारा जो क्या किया जाता है, कटाव किया जाता है, उससे बनता है। फिर क्या है बच्चे? आपका रेगिस्तान डेल्टा हिमनद जलोढ़, तो रेगिस्तान में बनेगा। हवाओं की गति कहां पर? रेगिस्तान में अधिक है। तो ये क्या करते हैं बच्चे? आपका
ये जो है हवाएं क्या करती हैं, जो चट्टान होती है उसकी ऊपरी भाग को नहीं काटती हैं, बल्कि उसके निचले भाग को काटती हैं। जब निचले भाग को काटती चली जाएंगी, मान लेते हैं ये क्या है बच्चे, आपकी एक चट्टान है, ऐसी क्या है, एक जो है ये चट्टान है। इस चट्टान को क्या किया, हवाओं के थपेड़ों ने या हवाओं वायु अपर्दन के माध्यम से इस चट्टान को काट दिया गया। ठीक है, वायु ने क्या किया, अपर्दन किया और अपर्दन के माध्यम से इस चट्टान को इस तरीके से काट दिया। ठीक है, यहां पर विंड आती रही और विंड ने क्या किया बच्चे, इसे अपर्दित कर दिया और इसके अपर्दन के माध्यम से छत्र बन गया। तो इसे क्या कहते हैं बच्चे, आपका ऐसे बच्चे कहते हैं हम लोग छत्रक सेल कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हवाएं इसके ऊपरी भाग को नहीं काट पाती, इसके निचले भागों को क्या करती है बच्चे, आपका आसानी से काट देती है। इसलिए जो सेल का आधार या चट्टान का जो आधार होता है, ये क्या होता है बच्चे, आपका पतला या संकीर्ण हो जाता है और शीर्ष क्या होता है बच्चे, इसका छाते की तरह हो जाता है, इसलिए इसे छत्रक सेल कहते हैं। ठीक है, तो छाते की तरह बच्चे आपकी आकृति बन जाती है, इस कारण से इसे क्या कहा जाता है, छत्रक सेल कहा जाता है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट प्रश्न पर आओ। कहता है निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। ये क्या करेगा बच्चे, आपका अपनी राजधानी ढाका से कहां पर लेकर चले जाएगा बच्चे, आपका मुर्शिदाबाद लेकर के चला जाएगा। ठीक है, तो ढाका से अपनी राजधानी कहां ले गया, मुर्शिदाबाद ले गया। और यह व्यक्ति कौन था बच्चे, आपका मुर्शिद कुली खान था। और मुर्शिद कुली खान के समय में क्या हुआ बच्चे, धीरे धीरे जो है मुगल नियंत्रण से क्या हुआ बच्चे, बंगाल जो है स्वतंत्र हो गया। अगला ये कहता है निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। भैया अब मिलान करना है, क्षोभ मंडल दिया है, समताप मंडल दिया, मध्य मंडल दिया है, वायुमंडल दिया है और मैंने आपको बताया हुआ है इससे एक प्रश्न आएगा, लिख लो। ठीक है, एक ना एक प्रश्न आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, तो चलो भैया कहता है क्षोभ मंडल, आयन मंडल इस परत का भाग है। आयन मंडल क्या बच्चे कहता है, इस परत का भाग है, नहीं। फिर कहता है अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में जल जाते हैं, नहीं। इसमें ओजोन गैस की परत होती है, नहीं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं इसी परत में होती है, बिल्कुल सत्य है। विषुवत रेखा के पास इसकी ऊंचाई अधिक होती है, ध्रुवों के पास इसकी ऊंचाई कम होती है। विषुवत रेखा के पास इसकी ऊंचाई 18 से 20 किलोमीटर हो सकती है, ध्रुवों के पास इसकी ऊंचाई जो है 8 किलोमीटर तक होती है। अब चलो अगला देखते हैं। कहता है बच्चे आपका समताप मंडल, तो ओजोन गैस बच्चे किसमें पाई जाती है, हम कहेंगे सर समताप मंडल में क्या पाया जाता है, हमारा ओजोन गैस पाई जाती है। मध्य मंडल में क्या होता है बच्चे आपका, तो अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत पर प्रवेश करने पर क्या होते हैं बच्चे, आपका जल जाते हैं। ठीक है, और बच्चे बाह्य वायुमंडल का भाग क्या है बच्चे, आपका आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल के ऊपरी भाग को बच्चे आप लोग क्या कहते हो, तो हम लोग बाह्य मंडल कहते हैं। आयन मंडल के जो है बाह्य भाग को, मतलब ऊपरी भाग को। इस मंडल में क्या है बच्चे आपका तापमान ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, आपका बढ़ता चला जाता है। और आयन मंडल का एक भाग है रेडियो संचार के लिए बच्चे, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए किस परत का उपयोग किया जाता है, ये रेडियो स्टेशन कहां पर स्थापित किए जाते हैं, तो हम कहेंगे कि आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं, जो बाह्य वायुमंडल इसके ऊपर का भाग है। तो रेडियो तरंगे कहां पर या रेडियो स्टेशन कहां पर स्थापित किए जाते हैं, आयन मंडल में। अच्छा, मध्य मंडल क्या है बच्चे, पूछ ले, यहां पर मध्य मंडल भी है, थोड़ा सा रिवीजन करते चला करो। ये क्या है बच्चे आपका समताप मंडल के ठीक ऊपर वाली जो परत है उसे मध्य मंडल कहते हैं। इसका ऊंचाई जो है इसकी लगभग बच्चे आपके 80 किलोमीटर तक देखने को मिल जाती है। ठीक है, और यहां पर आकर के जो है उल्का पिंड क्या हो जाते हैं बच्चे, आपका चल जाते हैं। समताप मंडल क्या है बच्चे, तो क्षोभ सीमा से ऊपर आपका 50 किलोमीटर तक का क्षेत्र होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल में बच्चे आपका किसी भी प्रकार की कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं घटती हैं। समताप मंडल में किसी प्रकार की कोई मौसमी घटनाएं नहीं घटती हैं। वायुयान बच्चे कहां पर उड़ान भरते हैं, हम कहेंगे समताप मंडल पर भरते हैं। ठीक है, तो समताप मंडल पे ही क्या पाई जाती है, ओजोन परत पाई जाती है, इसे भी ध्यान रख लेना है। क्लियर है,
ये कैसा है बच्चे आपका, तो ऊंचाई के साथ साथ समताप मंडल में किसी प्रकार का तापमान में कोई अंतर नहीं पाया जाता है। अब पूछे क्षोभ मंडल, तो हम कहेंगे क्षोभ मंडल में ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है। कितना, 165 मीटर अगर ऊंचाई पर गए तो 1 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, तापमान आपका गिर जाता है। तो तापमान क्या हुआ, गिर गया क्षोभ मंडल में। तो 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप ऊपर जाते हो तो तापमान क्या होगा बच्चे आपका, मतलब 165 मीटर ऊपर जाते हो तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान आपका गिर जाता है। क्लियर है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और मौसम संबंधी सभी घटनाएं, बादलों का बनना, ठीक है, बिजली का चमकना, पानी का गिरना, ये सब कहां पर होता है बच्चे आपका, बारिश का होना, ये सारी घटनाएं जो है क्षोभ मंडल में आपको देखने को मिलती है। तो पहले का चौथा ढूंढ लेना है, पहले का चौथा बच्चे आपका यही है। चलो बी इज द राइट आंसर। आइए, भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से 2 कथनों पर विचार कीजिए। भारत में चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया। अब भाई मेडिकल टूरिज्म क्या है, भारत में इस समय बहुत बड़ा उद्योग है। मतलब अगर सही मायने में बात की जाए बच्चे आपका, तो इससे बड़ा उद्योग आपको भारत में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि भारत में बच्चे चिकित्सा सस्ती है। आप यूएस और यूरोपीय देशों को देखोगे तो वहां पर चिकित्सा क्या है बच्चे, महंगी है। ठीक है, तो कहता है वे विदेशी पर्यटक जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल सत्य है, वो विदेशी लोग आते हैं अपने यहां, ठीक है, और आएंगे अपना इलाज करवा के लौट जाएंगे। वे भारत के भीतर ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। नहीं, तो बच्चे क्या है, पहला सही है और दूसरा क्या है बच्चे आपका गलत है। ठीक है, अच्छा ये सी था, वैसे ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। 1 सही है और 2 गलत है, मैं तो इससे मतलब है 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों गलत है, 1 गलत है 2 सही है। चलो 1 सही है 2 गलत है। चलिए, कहता है रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थी, कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई क्योंकि, ठीक है, रमाबाई, ठीक है, ये कभी बच्चे स्कूल नहीं गई और इन्हें तब भी हम क्या कहते हैं, पंडिता की उपाधि देते हैं। क्यों बच्चे, क्योंकि इन्होंने क्या किया, अपने पिता से जो है संस्कृत भाषा सीखी, ज्ञान प्राप्त किया, और उसके बाद बच्चे आपका क्या किया, कहा जाता है कि 12 वर्ष की आयु में इन्होंने लगभग जो है 20,000 श्लोक जो है याद कर लिए थे। ठीक है, और ये बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी। ठीक है, तो इनको संस्कृत का ज्ञान था और उस समय महिलाओं में इतना ज्ञान नहीं था और उन्हें ज्ञान अर्जन की अनुमति भी नहीं थी, इसलिए इन्हें क्या कहा गया बच्चे आपका, सरस्वती कहा गया, इन्हें पंडिता कहा गया। तो कभी पूछ लिया जाए सरस्वती और पंडिता की उपाधि किसे दी गई, तो पंडित रमाबाई। ठीक है, उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नहीं, उनके मिशन ने विधवाओं और गरीबों नहीं, उन्होंने अपने पिता से पढ़ना सीखा नहीं, वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जन करने की अनुमति नहीं थी, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, पंडिता कहा गया। चलिए, सन 1856 में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं बनाया जाएगा? तो लॉर्ड कैनिन 1857 की क्रांति के समय बच्चे आपका यही हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल था, बाद में बच्चे वायसराय बना। चलिए, औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है आपका गलत है? अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। क्या यह बात सत्य है? ये अंग्रेजी शिक्षा ने बच्चे क्या किया है, पढ़ने और लिखने की अपेक्षा क्या मौखिक ज्ञान को अधिक महत्व दिया? ठीक है, तो भैया मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया, बिल्कुल सही है। अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा ने भारतीयों को अपने सामाजिक परिवेश से काट दिया, बिल्कुल सत्य है भैया, काट दिया था।
औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का भाव पैदा कर दिया कि भारतीय भाषाएं तुच्छ हैं। पढ़ लिख करके क्या करो, अंग्रेजी पढ़ोगे तो तभी कहावत आई, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। क्यों? नवाब कौन था? लाड साहब कौन थे? जो बच्चे क्या कर रहा था, पढ़ाई लिखाई करके ब्रिटिश के अंतर्गत जो है नौकरी ज्वाइन कर रहा था। ऐसे लोगों को क्या कहा गया बच्चे आपका कि ये ब्रिटिश शिक्षा के अंतर्गत आने वाले विचार थे। ठीक है, फिर कहता है पश्चिमी शिक्षा में जीवन के अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा पाठ्य पुस्तकों पर अधिक बल दिया गया था। बिल्कुल, ब्रिटिश का मूल उद्देश्य क्या था? शिक्षा के माध्यम से ब्रिटिश चाहते थे कि रंग रूप में तो भारतीय हो, लेकिन आचार विचार और रुचि में क्या तैयार करना चाहते थे? एक पक्का अंग्रेज तैयार करना चाहते थे। और इसी कारण से उन्होंने क्या किया बच्चे आपका, भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था? औपनिवेशिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से एक नया वर्ग शामिल करना था जो विदेशी वस्तुओं या ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं का अच्छा खरीदार हो, और साथ में क्या करे बच्चे, ब्रिटिश के लिए एक सस्ता क्लर्क भी मिल जाए। इसलिए गांधी जी ने किस पर? कर्म आधारित शिक्षा की बात की थी। उन्होंने जो है कला आधारित शिक्षा की बात की। जैसे आपको क्या करना चाहिए, रोजगार उन्मुख एजुकेशन की बात की गांधी जी ने। ठीक है, गांधी जी का जो आप बेसिक एजुकेशन का प्लान देखेंगे, ठीक है, जो वर्धा योजना के नाम से भी आप जानते हो, बेसिक एजुकेशन को लेकर के उन्होंने बच्चे पाठ्य पुस्तक आधारित ज्ञानों की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि आपको जो ज्ञान है वो कैसा होना चाहिए? कार्य आधारित होना चाहिए। गांधी जी मानते थे कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था ने लोगों को क्या कर दिया? अपाहिज बना दिया। ठीक है, क्या कर दिया बच्चे? आपका अपाहिज बना दिया है। और अंग्रेजी शिक्षा ने पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया नहीं, उसने पढ़ने लिखने पर दिया, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात नहीं कही। चलिए, कहता 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तन के संदर्भ में दो कथनों पर विचार कर लेते हैं विचार, क्या ही दिक्कत है। ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। बिल्कुल सत्य बात है। यह तय किया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात नहीं बच्चे घटाया जाएगा और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को बच्चे क्या किया जाएगा? बढ़ाया जाएगा। यह कथन था। तो पहला सही है और एक सही है और दो गलत है। चलिए अगला प्रश्न कहता है दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह को एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो कौन सा व्यक्ति था बच्चे आपका वयोवृद्ध? चलो ठीक है, बिल्कुल बच्चे, चलो कल उसको भी करवा दूंगा। ठीक है, चलो कहता हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द वेटरन नेशनलिस्ट लीडर द सॉल्ट सत्याग्रह इन साउथ? कौन सा व्यक्ति था जिसने दक्षिण बच्चे किसके हो सॉल्ट सत्याग्रह को जो है क्या किया है? तो हम कहेंगे उसका नेतृत्व किया है। कौन थे बच्चे आपके? सी राजगोपालाचारी। महात्मा गांधी कहां थे? महात्मा गांधी तो आप जानते हो दांडी में थे। साबरमती आश्रम से इसकी शुरुआत की 12 मार्च को 1930। फिर बच्चे 5 अप्रैल को दांडी पहुंचे। उन्होंने क्या किया? सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़ दिया और वहां से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गई। चलिए, ज्योतिराव फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया है? उन महिलाओं को जिन्होंने ब्रिटेन में नारी मताधिकार के आंदोलन पर भाग लिया? नहीं। उन भारतीय सैनिकों को जो द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए थे? नहीं। उन भारतीयों को जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया? नहीं। उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया? बिल्कुल सत्य है। ठीक है, यह कब लिखा गया बच्चे आपका? तो यह जो है इसी परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा लिखा गया था 1873 में। गुलामगिरी नामक पुस्तक बच्चे उन्हीं को समर्पित की थी इन्होंने। और सत्य शोधक समाज की भी स्थापना की थी। ठीक है, 1873 में। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में दिए गए दो कथनों पर विचार करना है। उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं।
उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से कार्य करते नहीं भाई, कहां आते, स्वतंत्र निकाय है ना उच्च न्यायालय। तो फिर कहते हैं बच्चे उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्रियों के विचार विमर्श करने के बाद की जाती है, नहीं कोलेजियम सिस्टम है। तो एक और दो दोनों गलत हैं, एक और दो दोनों के दोनों बच्चे आपके क्या हो जाते हैं, इसमें गलत हो जाएंगे। ना एक सही है ना दो सही है, क्योंकि भैया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 सीधा सा प्रावधान करता है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है बच्चे, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति करता है बच्चे आपका आर्टिकल 217 राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा बच्चे इनकी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। ठीक है, तो राष्ट्रपति के द्वारा बच्चे इनकी क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। ठीक है, बस ये बात अलग है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और संबंधित राज्य के जो है राज्यपाल से इसके लिए विचार विमर्श किया जाता है। और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श करता है। और नियुक्ति कौन करेगा, लेकिन बच्चे ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। चलो, कहता है निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी जाती है, जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे। निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी जाती है, जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए। मसलिन मलमल, फुटकर माल पीस गुड्स, मसाले सूती कपड़े। ठीक है, तो बच्चे कैसे, तो कैलिको के नाम से हम कैसे जानते हैं, सूती कपड़े को जानते हैं। ठीक है, सूती कपड़े। और ये क्या करते हैं बच्चे, आपका सर्वप्रथम कहां पर पहुंचे थे, केरल, मालाबार तट, कालीकट बंदरगाह, जमोरिन ने स्वागत किया। मसाले के साथ साथ बच्चे वो क्या लेके गए थे, सूती कपड़े भी लेके गए थे। ठीक है, और उसे क्या कहने लग गए बच्चे, आपका कैलिको कहने लगे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। कहता है एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपगम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान कर दे। ऐसी वस्तुएं विकसित करे जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके, हो सकता है। क्रियाकलाप को छोड़ दे क्योंकि उनकी परीक्षा नहीं होती, नहीं। प्रत्येक अध्याय से महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करे और इन पर नोट्स लिखवाए, नहीं। सारे पाठ्यक्रम को जल्दी जल्दी पढ़ा दे, नहीं। ऐसे विषय वस्तु विकसित करे जिससे क्या करे बच्चे, आपका विषय की सीमाओं से बाहर चला जाए और अंतर संबंध स्थापित कर दे सभी विषयों में। तभी आप क्या होते हो, जैसे आप क्या करिए, ऐसी एनसीईआरटी पढ़ा दीजिए जो आपने 6वीं में पढ़ा दिया, ठीक है, वो 7वीं वाला भी कवर हो जाए, 8वीं वाले का भी आप बेस तैयार कर दीजिए। तो 6वीं 7वीं 8वीं दोनों का बेस तैयार कर दीजिए, क्या ही दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट आओ अगला, कहता अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते। इस प्रकार के खनन को क्या कहा जाता है। अगर आप छिद्र बना करके क्या करते हैं, खनन करते हैं बच्चे, तो उसे कहा जाता है बच्चे आपका शाफ्ट माइनिंग या कूपकी खनन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कूपकी खनन के नाम से जाना जाता है। अगर बच्चे क्या है आपका कम गहराई पर कोई क्या है हमारा, मान करके चलते कि कोई कम गहराई पर खनिज है और उसे हम क्या करें, ऊपर की पृष्ठीय सतह हटा करके ही प्राप्त कर लेते, तो उसे कहा जाता है बच्चे आपका विपरीत खनन या ओपन पिट माइनिंग कहा जाता है। ओपन माइनिंग का मतलब क्या, ऊपर की सतह को थोड़ा सा हटा दिया और उसके बाद क्या किया बच्चे, हमने जो है खनिज प्राप्त कर दिया। प्रवेधन का मतलब क्या होता है बच्चे आपका, प्रवेधन का मतलब होता है जैसे हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, ये बहुत नीचे पाए जाते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं बच्चे,
बहुत नीचे तक खुदाई करते, गहन कूपों की खुदाई की जाती है। ठीक है, जो गहन कूप है उन गहन कूपों की खुदाई की जाती है और उसे बच्चे आपका कहा जाता है प्रवेधन, ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के माध्यम से हम क्या प्राप्त करते हैं? ड्रिलिंग के माध्यम से बच्चे हम पेट्रोलियम पदार्थ प्राप्त करते हैं, हम गैस प्राप्त करते हैं। तो इसे इसमें ध्यान रख लेना है। क्या बच्चे आपका चंदन राज, चंदन राज कौन है इसमें? चलो भाई, चंदन राज क्या है? कोई बात नहीं बच्चे, संस्था में भी क्लास चालू हो जाती है, बच्चे कम रहते हैं, उससे कोई बात नहीं होती है। क्या है बच्चे, अभी दिन में आपकी साइंस की चलती है, तो मैंने कहा चलो इसी टाइम ले लेते हैं। चलो बाद में आप लोग देख लिया करिए, रिकॉर्डेड फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में देख लीजिए। ठीक है, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है भंडार संसाधन का, निक्षेप संसाधन का, वास्तविक संसाधन या संभाव संसाधन का। ठीक है, तो लद्दाख में पाया गया बच्चे आपका यूरेनियम क्या है? यूरेनियम तो हम लोग जानते हैं वैसे भी आपका क्या है? संभाव्य संसाधन है। ये संसाधन जिनकी पूर्ण मात्रा हमें अभी ज्ञात नहीं है उन्हें क्या कहा जाता है बच्चे? आपका संभाव्य संसाधन कहा जाता है, क्योंकि इसका हमने अभी पूर्ण मात्रा हमें पता नहीं है और इसका बच्चे इस समय प्रयोग भी नहीं किया जा रहा है। तो ये इसका प्रयोग कब है? भविष्य में है। तो जो भविष्य के संसाधनों से हम क्या कहते हैं? संभाव्य संसाधन के रूप में देखते हैं। चलिए, गर्म जल के झरने डैश डैश से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा बिग येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए और मैक्सिको की सीमा पर आपने कभी नाम सुना होगा। ठीक है, कभी नाम सुना है या नहीं सुना? गर्म जल के झरने, तो बच्चे गर्म जल के झरने किसके कारण? तो भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी के कारण बच्चे आपका क्या होते हैं? तो हम कहते हैं इसके परिणाम स्वरूप बच्चे ये पाए जाते हैं। यूएसए में चले जाइए आप और यूएसए में जाकर के देखेंगे तो वहां पर बच्चे सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। अगर भारत में देखें तो ऐसी भूतापीय ऊर्जा आपको कहां मिल सकती है? हिमाचल प्रदेश में मिल सकती है। मणिकर्ण है, लद्दाख है, लद्दाख में बच्चे घाटी है पूगा घाटी। ठीक है, और पूगा घाटी के साथ साथ एक और जगह है छुमथंग। ठीक है, पूगा घाटी है लद्दाख में और छुमथंग, पूगा घाटी। ठीक है, एक तो बच्चे आपको क्या नाम ध्यान रखना है? पूगा घाटी का और छुमथंग का। छुमथंग ये कहां पर है बच्चे आपका? ये है लद्दाख। ठीक है, भारत में यहां पर भूतापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए स्थापित किया गया है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम देखें तो हमारे यहां पर और कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण। अगर हिमाचल प्रदेश का ध्यान रखना है, हिमाचल प्रदेश में बच्चे अपने यहां पर मणिकर्ण, ये क्या है? भूतापीय ऊर्जा का बच्चे आपको स्रोत देखने को मिलेगा यहां पर भी। तो भूतापीय ऊर्जा क्या है? भूमि से प्राप्त जो आपकी क्या होती है? ऊर्जा होती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ साथ क्या होता है बच्चे? आपका तापमान में लगातार वृद्धि होती है। पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। ठीक है, और इससे तापमान जो है बढ़ जाता है और कभी कभी क्या होता है बच्चे? आपका तापमान जो है, जो ऊर्जा है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्प्रिंग कहते हैं। ठीक है, स्प्रिंग आपको देखने को मिल जाती है। क्लियर? झरनों के रूप में बाहर निकलती है। आइए, वात दिग्दर्शी का प्रयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? वात दिग्दर्शी, विंड वैन। विंड वैन देखा है कभी? ठीक है, तो विंड वैन क्या बताते हैं बच्चे? आपका वायु की दिशा को बताते हैं। वायु की दिशा को कौन बताता है? विंड वैन बताते हैं, या इसी को वात दिग्दर्शी भी कहा जाता है। ठीक है, तो वाग दिग्दर्शी बच्चे किसे कहा जाता है? जो वायु की दिशा को क्या करता है बच्चे? आपका बताता है। अब वाग दिग्दर्शी से आप पहले इसका तात्पर्य समझिए। वायु की दिशा मापने के बच्चे किसका उपयोग किया जाता है? वायु दिशा मापने के लिए जो है हम वात दिग्दर्शी या विंड वैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं?
किसी इमारत के ऊपर या कहीं पर भी क्या रख दिया हमने, एक साज सज्जा के रूप में रख देते हैं ऊपर। दुनिया का सबसे बड़ा बच्चे आपका, या सबसे ऊंचा कह सकते हैं, बड़ा नहीं, हाँ दुनिया का सबसे बड़ा ही, दुनिया का जो सबसे बड़ा बच्चे आपका वात दिग्दर्शक है वो कहां पर है, जेरेज स्पेन में। ठीक है, कहां पर बच्चे आपका जेरेज स्पेन में स्थापित किया गया, उसका नाम जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है, कभी आप जाएंगे देखेंगे जेरेज, जेरेज स्पेन। ठीक है, जेरेज स्पेन में बच्चे से स्थापित किया गया, ये दुनिया का सबसे बड़ा है। और इसका नाम रखा था बच्चे आपका टीओ पेपे सेरो, कुछ ऐसे ही नाम था बच्चे आपका टीओ पेरे सेसो, कुछ ऐसे ही स्पेनिश नाम है बच्चे, तो यही समझ लीजिएगा टीओ पेरो सेसो या सेरी कोई नाम है इसी तरीके का, ये याद रखिएगा बस कि ऐसा ही कुछ नाम है। क्लियर है, चलो कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर हेल्प इन द ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो वेव्स, अभी बता करके आया था, अब तो कम से कम आप लोग इसका उत्तर आसानी से दे सकते हो। ठीक है, कहां से होता है बच्चे आपका, कहता है स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, भाई यहां पर वायुयान उड़ान भरते हैं, ओजोन परत पाई जाती है, कहता है मीसोस्फेयर मध्य मंडल, फिर कहता है बच्चे आपका थर्मोस्फेयर बाह्य वायुमंडल, तो बस थर्मोस्फेयर हो गया, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, आयन मंडल भी कहते हैं, आयनोस्फेयर भी कहा जाता है, आयन मंडल से ही तरंगे क्या होती है बच्चे, लौट करके आती है। रेडियो स्टेशन कहां पर स्थापित किए जाते हैं, बाह्य वायुमंडल पर स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो भैया अगला हो, अब इसको पहचान लो। कहता है पृथ्वी की विभिन्न परतों को क्रम में आंतरिक से बाह्यतम परत तक पहचानिए, मतलब अंदर से बाहर तक पहचानना है। आइडेंटिफाई द वेरियस लेयर ऑफ द अर्थ इन ऑर्डर फ्रॉम इंटीरियर टू द आउटर मोस्ट लेयर, वह पहचान लेना है। पहचान तो आप लोग वैसे भी लोगे, आप लोग क्या हो बच्चे आपका तेज हो। देखो अब क्या कहता है बच्चे आपका अंदर से बाहर की तरफ पहचानना है। इसे देखो हम लोग क्या कहेंगे, यह बच्चे आपका कोर है, ये क्या है बच्चे आपका आउटर कोर है, भाई यही तो है, ये कोर हो गया। इसके बाद क्या हो गया बच्चे आपका आउटर कोर हो गया। आउटर कोर के बाद बच्चे आपके पास क्या आता है, तो आउटर कोर के बाद हम कहेंगे कि हमारे पास आ जाता है मेंटल है, मेंटल। मेंटल के बाद क्या आता है बच्चे आपका परपटी आती है, परपटी। ठीक है, ऐसे हम क्या कह देते हैं आउटर कोर, कोर आउटर कोर मेंटल परपटी। देखो हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों को जो है अपन ने खुश कर दिया। ठीक है, इनर कोर आउटर कोर मेंटल और क्रस्ट, इसे आप चाहो तो इनर कोर कर दो। ठीक है, इसे क्या कह सकते हो आप लोग इनर कह दीजिए, इनर कोर आउटर कोर मेंटल और आप क्या कह सकते हो इसको क्रस्ट। ठीक है, सबसे बाहर क्या पाई जाती है, क्रस्ट पाई जाती है। ऐसा भी प्रश्न जो है इस चित्र के माध्यम से भी बना करके दिया था। इसी को क्या किया बच्चे, इसी को जो है मैंने पहले भी बताया हुआ था, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं सियाल सीमा और नीफे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सियाल सीमा और नीफे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए भाई अगला बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। आइए अब लीजिए भैया, इसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व केयरफुली द लोकेशन ऑफ द सन अर्थ एंड द मून इन द गिवन डायग्राम एंड टेल व्हाट इट्स डिपिक्ट्स। ठीक है, दिए गए आरेख में सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान से देखिए और बताइए कि यह क्या दर्शाता है। बताओ क्या दर्शा रहा, सूर्य ग्रहण को दर्शा रहा, लूनर एक्लिप्स को दर्शा रहा, चंद्र ग्रहण को दर्शा रहा, स्प्रिंग टाइड बृहद ज्वार को दर्शा रहा है, या नेपटाइड लघु ज्वार और भाटे को दर्शा रहा है, किसको दर्शाता है। अच्छा पहले ये बताओ मुझे, ये सारी बातें तो छोड़ करके चलो, इन चीजों से कोई मतलब नहीं, ये तो बता ही दोगे मान लो अगर बताने पे आ जाओ। मुझे ये बताओ, मैं कुछ स्थितियां बताता हूं, कुछ चित्र बताता हूं। जैसे मान लेते बच्चे ये क्या है, ये है सन, ये क्या है बच्चे आपका
मून। ये क्या है बच्चे? आपकी अर्थ। ये परिस्थिति आपको बतानी है कि ये कौन सा ग्रहण है। ये क्या है बच्चे? आपका ये। इसमें क्या होगा? ये बच्चे आपका ए। मैं आपसे पूछता हूं, चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण सारे यहीं पर बना देता हूं। या बी बच्चे आप लोगों को बता देना है सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण। ठीक है, एक तो ये मैंने चित्र बना दिया। इसको दे देते हैं अपन क्वेश्चन नंबर जो है 1 नाम। एक का बताना है तुम्हें उत्तर, 2 ही विकल्पों में। चलो भैया अगली बात देखते हैं। यह है सूर्य, यह है बच्चे आपकी पृथ्वी, और यह है तुम्हारे मामा, चंदा मामा, मून। हाँ मामा कह दिया, मून। अब बताओ भैया, सूर्य है, चंद्रमा। यहां पर भी एक क्वेश्चन बना देते हैं। चलो भैया चित्र नंबर 3 भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है बच्चे? आपसे एक प्रश्न बनाता हूं। यहां पर क्वेश्चन मैंने दूसरा बना दिया 2। ऐसे आप क्या कहोगे? सूर्य ग्रहण है, सूर्य ग्रहण ऑप्शन दे रहा हूं ए, सूर्य ग्रहण ऑप्शन नंबर बी, चंद्र ग्रहण। चलो बताओ जरा जल्दी जल्दी। हाँ भाई बताइए, इसका उत्तर अब दीजिए आप लोग जो है। ठीक है, अब उत्तर आप लोगों को यहां से देना है। ठीक है, तो चलो भाई, मुझे अब उत्तर नहीं आ रहे। आप लोग भाई कम से कम 10 बालक तो हो, 10 बालक बच्चे आपका उत्तर ना दे तो थोड़ा सा निराशा होती है। ठीक है, उत्तर तो बनता है। इतने दिनों से पढ़ रहे हो, सीटेट सामने है। अच्छा, सूर्य ग्रहण में क्या होता है पहले समझो, बताओ जरा। कि मेरे पास कमेंट नहीं आ रहा है क्या? नेटवर्क गायब है मेरा। 1 मिनट रुकिए, मैं ही देख लेता हूं। अच्छा चलो भैया, हाँ हाँ बताइए भैया। चलिए और मिलाए यादव जी, देखो ये कौन सी परिस्थिति है, ये कौन सी परिस्थिति है, ये कौन सी परिस्थिति है, ये सारी बातें बता देना है। ठीक है, चलो भैया। जब बच्चे अच्छे, मुझे एक बात बताओ, जब जो है पृथ्वी से सूर्य ना दिखाई दे, ऐसी परिस्थिति को हम क्या कहते हैं? जब बच्चे आपका पृथ्वी से चांद दिखाई ना दे, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको पृथ्वी से जब चांद दिखाई ना दे और पृथ्वी से जब सूर्य दिखाई ना दे। ठीक है, बस इतना सा अंतर है। हाँ बहुत बढ़िया, ये बताना होता है बच्चे आपको। ये प्रश्न इस तरीके से बनते हैं, इन प्रश्नों को आपको नहीं देखना है, आपको इस पे परेशान नहीं। ऐसे प्रश्न, ये चित्र आपका बच्चे, मैं अगर आपसे कहूं तो ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ये क्या बच्चे? आपका पूछा हुआ प्रश्न है। और बच्चे अगर ऐसा प्रश्न बन जाए तो हम कहते हैं क्या है? नीप टाइड है। ठीक है, लघु ज्वार और भाटा है। अरे भाई बृहद ज्वार और भाटा कब आएंगे? जब सूर्य और चंद्रमा दोनों की क्या लग जाए बच्चे? आपका गुरुत्वाकर्षण और आकर्षण बल लग जाए, तो बच्चे क्या होता है? आई टाइड आते हैं। ठीक है, चलो अगला बढ़ो, आओ। कहता जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बना करके बहती है, जो कहलाता है। जब नदी क्या करती है बच्चे? आपका जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह मुड़ जाती है और बड़े मोड़ बना करके बहती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? विसर्प कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है बच्चे? आपका विसर्प कहा जाता है। ठीक है, तो नदियां क्या करती है? बड़े बड़े मोड़ बना करके जब ऐसे ऐसे घूमती हैं तो इसे क्या कहा जाता है बच्चे? आपका विसर्प कहा जाता है। चाप झील, ऑक्सबो लेक क्या होती है बच्चे? जब विसर्प पीछे छूट जाते हैं इस तरीके से और इस पर क्या रहे बच्चे? आपका जल भरा रहे तो उसे क्या कहा जाता है?
उसे हम लोग कह देते हैं बच्चे आपका जो है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसे हम लोग जो है जानते हैं किस नाम से, तो हम कहेंगे बच्चे ये हमारी चाप झील है, ठीक है। इसे किस नाम से जाना जाता है, चाप झील के नाम से जाना जाता है। क्लियर है इतनी बात? चलो आगे बढ़ो बच्चे, नेक्स्ट आओ। कहता अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों में और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन जो है सबसे बेहद उपयोगी है? बताइए भाई कि यातायात का सबसे उपयोगी साधन कौन सा है, ठीक है। कि अधिकांश दुर्गम क्षेत्रों और आपदाओं के समय लोगों को बचाने और भोजन, जल, कपड़े एवं दवाओं को वितरित करने के लिए यातायात का कौन सा साधन बेहद उपयोगी है? तो दुर्गम क्षेत्रों में जाएंगे तो भैया वायुयान से चले जाओ, रोड से नहीं जाएंगे, रेलवे से, जलमार्ग से, पता चले खुद ही फंस गए तो उड़ते हुए जाओ, ऊपर से क्या करो, ऐसे ऐसे बिस्किट बिस्किट फेंक दो, वायु मार्ग से चले गए और बढ़िया आराम से दवाई हवाई पहुंचा के अपना लौट आए फेंक फाक के। चलिए कहता बच्चे भूगोल की वह शाखा तो विशिष्ट मानव जनसंख्या की संरचना के विषय से संबंधित है, क्या कहलाती है? जनसांख्यिकीय कहलाती है, डेमोग्राफी कहलाती है। बायोग्राफी क्या है बच्चे? आपका जैव भूगोल है, ठीक है। अर्बनग्राफी नगरीय भूगोल, ह्यूमनग्राफी मतलब ह्यूमन की गतिविधियों का अध्ययन, मानव क्या है तो ध्यान रखिएगा, मानव जनसंख्या या जनसांख्यिकीय का अध्ययन क्या कहलाता है बच्चे? आपका डेमोग्राफी कहलाता है, ठीक है। जैसे बच्चे जनसंख्या का आकार, जनसंख्या की संरचना, जनसंख्या का वितरण, जन्म, प्रवास, ये सब किसके अंतर्गत आता है बच्चे? आपका तो जनसांख्यिकीय भूगोल के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें बच्चे आपका राष्ट्रीयता, धर्म, ये सारे मामलों को इसमें हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। और इसीलिए जब आप देखते हो जनगणना होती है तो उस जनगणना में बच्चे ये सारी बातें आपको देखने को मिलती है, ठीक है। डेमोग्राफी के अंतर्गत देखते हैं। नहीं बच्चे मैं मोटिवेट ही रहता हूं और कोई दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा मोटिवेट रहता हूं। अपना काम करो ईमानदारी से बस, और कुछ नहीं। आज हो गए 40 प्रश्न। आज की कक्षा को यही 40 प्रश्नों पर हम क्या करेंगे, विराम दे देंगे। कल मिलेंगे, इसके आगे की बात करेंगे। मतलब कुछ प्रश्न कल और कराऊंगा। कल देखता हूं, सोच रहा हूं आपकी सवेरे क्लास रख दूं एक और, ठीक है। जग गया तो आज थोड़ा सा जो है थकान ज्यादा हो गई, 5-6 घंटे पहले ही पढ़ा चुका था, फिर 1 घंटे ये आपकी क्लास हो गई, तो आज थोड़ी सी थकान हो गई, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर रखेंगे। कल एक अंतिम रिवीजन की क्लास, कल या परसों आप लोग कहोगे तो परसों, वैसे नहीं, एक दिन आराम करो, आराम से सो, कल अंतिम रिवीजन की क्लास रख देते हैं, ठीक है। चलिए तो धन्यवाद है साथियों आप सभी का।